ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे ग्रुप डी का गेस पेपर आया है, इसका हम फिजिक्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। यानी कि आज हम 104 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि उनका ये सब का पीडीएफ मैं वहीं पे डाल देता हूँ, तो आपको आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और एक बहुत अफसोस होता है कि मेरे चैनल पे 56% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन मेरे वीडियो को देखते हैं, और मात्र आपका 44% लोग जैसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लोग वीडियो देखते हैं। तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है एक भाई के नाते, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा। देखिए, जब क्या नाम फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री होता है, अगर तो सेल्सियस में देखा जाए तो ये 37 डिग्री होता है। कितना होता है? 37 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है सी माइनस, इसको पूरा क्लियर करते हैं पहले। सी माइनस 0/100 बराबर एफ माइनस 32 आप डायरेक्ट इसको लिख दें 180 या 212 माइनस 32 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? C/100 ये हो जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना दिया है? तो 98.6, तो 98.6 में से 32 घटा देंगे और नीचे 180। अब 98.6 में से 32 को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 66.6/1800। 1800 है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी सी का मान कितना हो जाएगा? अगर हम इसे आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो 180 है ना, 180 है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1.8 है। यानी कि अगर 666/18 से भाग देंगे तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधः स्थिति में जल का तापमान क्या होगा। तो किसी की झील के सतह पर पानी बस जमने ही वाला होता है, उस समय झील के स्तर में जल का तापमान जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि क्यों जीवित रहती हैं? क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जमता है। कहाँ नहीं जमता है? क्योंकि झील के तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति क्या होती है? आणविक गति, जो परम शून्य वह ताप होता है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। जिस पर आणविक गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है। अगर न्यूनतम ताप की बात करें, अगर सबसे न्यूनतम ताप की बात करें तो ये 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस संसार का सबसे न्यूनतम तापमान ये होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं ये शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि काले वस्त्र के मुकाबले इनके पास जो होता है, इनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है इसे वो क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है इसे वो क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया है? तो अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं ये अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ के नियम द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग जो होता है ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होते हैं? कपूर, सबलाइमेट, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो होते हैं ये सबलाइमेट यानी कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10⁻² जूल, यानी कि 4.2 इंटू 10⁻² जूल, यानी कि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में यही दिया है 4.2 इंटू 10 का स्क्वायर जूल, 4.2 इंटू 10 स्क्वायर जूल, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है। ठीक है, 1 कैलोरी उष्मा का जो मान होता है 4.2 इंटू 10 का स्क्वायर या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल भी होता है। क्या होता है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में भरा जल जो होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि घड़ों के छिद्र से जल बाहर आकर क्या हो जाता है? घड़े के छिद्र से जल आकर बाहर क्या हो जाता है? वाष्पित होता है, जिसके कारण जल जो है ठंडा रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए पकाने में ज़्यादा समय लगता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि चिपक जाते हैं इसलिए क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? दाब जब दोनों पदार्थों पे दो चीज़ है, दोनों पे लगाएंगे, दाब अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या आपस में चिपक जाते हैं। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पे पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्या होने लगता है? उबलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पानी उबलने लगता है। देखिए, प्रेशर कुकर के अंदर दाब उच्च होता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है। इस प्रकार प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बनता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट जो होता है ये 273.16 केल्विन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा है कि मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है,
और 0.01 डिग्री सेल्सियस को भी पानी का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? 0.01 डिग्री सेल्सियस को भी पानी का क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ जान लीजिए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी 42 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, और भाप की गुप्त ऊष्मा गर्म पानी से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कि अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण क्या होगा? द्रव का कथनांक बढ़ जाता है। जब अशुद्धि बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा? द्रव का कथनांक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताप युग्म को। अब देखिए ताप युग्म क्या होता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम ताप युग्म कहलाता है। ठीक है, ताप युग्म जो तापमापी होता है सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ताप युग्म। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ऊष्मा विकिरणय की गति होती है। तो ऊष्मा विकिरणय की गति जो होती है ये प्रकाश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रकाश के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का संचरण की बात की जाए तो ठोस द्रव गैस के साथ साथ निर्वात में भी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितना फ़ारेनहाइट? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था C-0/100 बराबर F-32/180। ठीक है, चलिए। H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो H2O का अधिकतम घनत्व जो होता है ये आपका फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। कितना होता है? H2O का 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अधिकतम तापमान होता है। तो ऑप्शन अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो H2O का अधिकतम घनत्व की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला वही लगाएंगे C-0। क्या करेंगे? सी यहाँ पे C-0/100 - 0 बराबर F-32/212 - 32 यानी कि ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से सेल्सियस में 4/100 बराबर F-32 ये हो जाएगा 180। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×9 = 18 और 2×5 = 10। फिर इसमें गुना करेंगे या कि इधर गुना होगा। जब एफ निकालेंगे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगा? यानी कि इतना से बढ़ा के इतना करने पे हमारा आवश्यक ऊष्मा जो होगा ये क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर MS थीटा, यही होता है। अब जल क्या है? 1000 ग्राम। जल 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। 30 डिग्री से 80 डिग्री बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ा? यहाँ से 50 डिग्री बढ़ा। तो बस 1000, 1 किलोग्राम में 1000 होता है तो 1000 गुना 1 × 50 यानी कि 50 किलो कैलोरी बढ़ा। कितना? 50 किलो कैलोरी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है? मान लीजिए ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, ये पानी है। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी 1 ग्राम पर, ये भी 1 ग्राम पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो होगा Q बराबर क्या होगा? ML होगा।
यानी 1 ग्राम को 1 इंटू कितना 80 के एल का मान कितना होता है 80 एक, तो ये कितना हो जाएगा 80 कैलोरी। तो 80 कैलोरी में 4.2 इंटू 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 336 जूल। क्या हो जाएगा 336 जूल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 ग्राम पानी को 60 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। मिश्रण का तापमान हमसे पूछा गया। देखिए इसमें क्या बर्फ, ये क्या हो जाए बर्फ को पानी में हमको बदलना है, ठीक है। तो बर्फ को अगर हम पानी में बदलेंगे तो Mi बराबर कितना 25 ग्राम बर्फ। अगर Q की बात करें, QI की बात करें तो ये हो जाएगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम ये मतलब आइस और ये वाटर की बात करें पानी, तो M वाटर कितना 200 ग्राम है। तो ये आपका 200 ग्राम ये हो जाएगा और इसका वाटर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एम आइस यानी कि आइस ऑफ मास, ठीक है, इनटू माइनस का QI/2 प्लस 80 प्लस टी बराबर मास ऑफ वाटर इंटू हीट ऑफ वाटर माइनस टी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। जब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा मास कितना है आइस का, ये आपका 25 है, 25 ग्राम है। तो ये हो जाएगा 25 गुना में -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी माइनस है और ये -20 डिग्री, ठीक है। बट्टे में क्या है 2 प्लस 80 प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा 200 इंटू 60 माइनस टी, 200 इंटू 60 माइनस टी। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी का मान आ जाएगा 43.3 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x की पावर -1 है तो इसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। देखिए आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का जो अनुपात होता है 1:2:3 होता है। अगर बीटा बटा गामा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5x बटा गामा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। जब यहाँ से अगर गामा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15x/2 यानी कि 7.5x के इन्वर्स। इसका आयतन कितना हो जाएगा 7.5x के इन्वर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने तापमान पर ध्वनि का वेग 17 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड पर वेग का दुगना हो जाएगा। तो V1 बराबर V1 T1 बराबर 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 में केल्विन में बदलेंगे तो 17 प्लस 273 कितना हो जाएगा 290 केल्विन हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा V2 कितना हो गया दुगना, तो 2V हो जाएगा। तो T2 का मान क्या हो जाएगा V1 बटा V2 बराबर √T1/T2। तो √T1/T2 क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए V/2V बराबर √290/T2। तो यहाँ से T2 का मान कितना आ जाएगा 1160 केल्विन। जब 1160 केल्विन आ जाएगा तो हमको सेल्सियस में बदलना है। तो 1160 में से माइनस कितना कर देंगे 273 यानी कि 887 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न तथा विदलन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति जो होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, कौन सा सही या गलत है। अब देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, यानी कि गलत और सही हमको बताना है। जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। देखिए, तो जल में ध्वनि की चाल जो होती है ये 1498 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो केवल बी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई पड़ती है तारत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, तारत्व कहलाती है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 200, 300, 400। यानी कि 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिकतम होगी, यानी कि लंबी, सबसे लंबी होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। तो ये कितनी देर तक कायम रहती है, तो 0.1 सेकेंड तक ही कायम रहती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की आवृत्ति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के संबंध में क्या होता है, तो भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है। ये सभी लोग जानते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। सत्य है, हमसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर पर सेकेंड होती है। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति होती है 6420 होती है, तो ये तो यहाँ गलत है। निकेल में ध्वनि की गति जो होती है, निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि केवल बी क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकती है, तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम ध्वनि कहीं गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। सही है पूछा गया है, कौन सा सही है। ठीक है, तो ध्वनि दोनों अनुप्रस्थ तरंग है, दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य होती है। जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो कौन से बारे में सही है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 331 मीटर पर सेकंड या 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज आपका यात्रा करती है। तो ऑप्शन डी क्या, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तावर्त निर्भर करता है, तो ध्वनि का तावर्त जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इसको देखे हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों की परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। तो इसकी पुनरावृत्ति जो है ये आपका प्रतिध्वनि कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी बराबर 1/n यानी कि 1/50 यानी कि 0.02 सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या हो जाएगी, नाव के हिलने की आवृत्ति जो होती है तरंग के सिरों का वेग बटा तरंग के ऊपरी सिरा होती है। तो 25/100 यानी कि 0.25 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गर्त बनाते हैं तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, एक सेकंड में किए गए कंपन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 40/0.3 यानी कि 400/3 यानी कि 133.33 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर एन लेमडा। तो v कितना है 380 मीटर, तो 380 बराबर एन हमको यहाँ से दिया हुआ है 840 हर्ट्ज, हमसे तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 380/840 यानी कि 0.45 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकल के कहाँ जाएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी और मुख्य अक्ष के कहाँ चला जाएगी, समानांतर चल जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में प्रिज्म जो है ये प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण होता है। तो टेढ़ा दिखना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होता है। तो 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।